हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट के बारे में, कैसा रहा कंपनी का रिजल्ट एंड ओवरऑल आउटलुक कैसा हो सकता है आने वाले टाइम में इस कंपनी के बिजनेस का। स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ से। तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ यानी कि सेल्स ग्रोथ रही है ऑन अ वाई ओ वाई बेसिस, वो करीब करीब 6% की रही है। एंड अगर हम मार्जिन देखते हैं इनके, तो करीब 23% का मार्जिन था इनका EBITDA मार्जिन लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में। एंड वो इस साल इंप्रूव होके 24% हो गया, यानी मार्जिन आप कह सकते हो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। देन अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ हिंदुस्तान यूनिलीवर की ऑन अ वाई ओ वाई बेसिस करीब करीब 7.5-8% के आसपास रही है। ये एक नेट नेट हमने नंबर्स देखे कि नंबर्स कैसे आए हैं। अब इस रिजल्ट को किस तरीके से लिया जाए, इसको इसको हम कैसे एनालाइज करें। एफएमसीजी स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ का मतलब बहुत सिंपल है कि इस साल जितने नंबर ऑफ कस्टमर मेरे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगले साल उसमें उसमें इंक्रीमेंट कितना आया, उसमें ग्रोथ रेट कितनी आई है। तो दो तरीके की ग्रोथ रेट होती है। एक तो होती है वॉल्यूम ग्रोथ, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट, आपके जो कस्टमर्स हैं उन उसमें ग्रोथ हो जाए। दूसरी ग्रोथ होती है आपकी वैल्यू ग्रोथ, यानी कि सेम प्रोडक्ट का मैंने प्राइस बढ़ा दिया, मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स उतने ही है जो यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, बट मैंने क्योंकि प्राइस बढ़ा दिया है तो मेरे सेल्स के जो नंबर हैं वो बड़े हुए आएंगे, यानी कि सेल्स मेरा एक अच्छा ग्रोथ दिखेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में एज अ बिजनेस या फिर एज अ शेयर होल्डर हमें इसको इसको कैसे समझना है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इंडिया जैसी कंट्री में आप वॉल्यूम ग्रोथ तो बहुत बढ़ा सकते हो। अगर आपकी बिजनेस की वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, बिकॉज ये शो कर रहा है कि एक पहला तो आपका प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल है। बिकॉज इंडिया में अगर आप कोई भी बहुत ही हाई प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपकी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मर्सिडीज़ की बात करें या हम ऑडी की बात करें, तो इनके जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो कम है, बट क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो कंपनी के मार्जिन ज़्यादा होते हैं। तो ये ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं ये वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं। बट एफएमसीजी इनहेरेंटली अगर कोई बिजनेस ग्रो करना चाहता है एफएमसीजी स्पेस में, या फिर आप कह सकते हो कि इंडिया में मोस्टली बिजनेसेस अगर ग्रो करना चाहते हैं, एक बड़ा बिजनेस बनना चाहते हैं, तो उनको वॉल्यूम ग्रोथ में ही प्ले करना पड़ता है, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स अपने बढ़ाने पड़ते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ हमें पहला तो दिखाता है कि उनके प्रोडक्ट की अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट मासेस जो कस्टमर्स हैं वो उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमें ये शो करता है कि जो कस्टमर्स हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के यूज़ करने वाले, वो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो अच्छी है और कस्टमर्स में उन प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि एक एफएमसीजी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। एंड अगर आप पिछले 4 साल या 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे पूरे के पूरे एफएमसीजी सेक्टर का, तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो पूरे सेक्टर के लिए बहुत ही खराब वॉल्यूम ग्रोथ रही है। 4%, 5%, 6%, 7% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रही है पिछले 4-5 साल में। और इसमें उन कंपनियों का और ज़्यादा बुरा हाल है जिनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो ऑलरेडी पैन इंडिया में फैले हुए हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, या आपका नेस्ले हो, या आपका मैरिको हो, या डाबर हो, या गोदरेज कंज्यूमर हो, या फॉर एग्जांपल आपका टाटा कंज्यूमर हो। तो ये जो बड़े बड़े जायंट्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एफएमसीजी स्पेस में, इनके लिए वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है पिछले 4-5 साल में। इनका हो क्या रहा है एक्चुअली, जो अर्बन डिमांड है वो फिर भी कुछ हद तक ठीक है। बहुत अच्छी ग्रोथ तो वहाँ भी नहीं है, बिकॉज हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो अर्बन ग्रोथ है वो भी 5-6% ही आई है। बट जो रूरल ग्रोथ है वो तो नेगेटिव है काइंड ऑफ। अगर 2 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 2 साल में, रूरल एरिया से पूरे एफएमसीजी स्पेस की जो नेगेटिव जो ग्रोथ रेट है, वॉल्यूम ग्रोथ रेट, वो -2% है। तो इससे आपको एक आइडिया लग रहा है कि या तो कंपनी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और कंपनीज के पास और ज़्यादा स्केलेबिलिटी बची नहीं है, और ज़्यादा मार्केट अवेलेबल नहीं है अपने प्रोडक्ट को स्केल करने का। और इसके साथ में दूसरा रीज़न एक और हो सकता है कि इनके प्रोडक्ट का बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्रोडक्ट के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसे जो रूरल कस्टमर्स हैं वो उनके प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दो मेन रीजन की वजह से एफएमसीजी पूरा का पूरा स्पेस पिछले 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहा है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो और ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। देन अगर इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो इनका कहना ये है कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में भी हमें ये लग रहा है कि ये
जो डिमांड म्यूटेड है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम है हमारे प्रोडक्ट की, वो आने वाले टाइम में भी रहेगा और वो हो सकता है कंटिन्यू रहे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, अभी भी कुछ चीज़ों में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सेक्टर में। सो कंपनी ने एक वर्ड यूज़ किया कि पावरफुल ब्रांड। तो पावरफुल ब्रांड से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि रिलायंस का, जैसे हमने सुना है, रिलायंस एफएमसीजी स्पेस में एंटर किया और बहुत ही एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने लॉन्च किए हैं जगह जगह पे। देन हमने देखा है कि टाटा जो हैं उन्होंने भी काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं एफएमसीजी स्पेस में, कंज्यूमर, बेसिकली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी चीज़ कहा जाता है। एंड देन अदानी, ये तीनों चारों जो हैं ये काफ़ी पावरफुल ब्रांड है और इनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है। तो ये तीनों, इन तीनों की एंट्री के बाद से हम कह सकते हैं कि एफएमसीजी स्पेस और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो एक्चुअल ने ये माना है कि कंपटीशन इंटेंसिटी भी बढ़ी है, कुछ डोमेस्टिक जो स्टार्टअप्स हैं उनकी वजह से भी, और कुछ जो पावरफुल ब्रांड की न्यू एंट्री हुई है इस स्पेस में उसकी वजह से भी। सो इवन दो अगर आप कमोडिटी के प्राइसेस देखोगे तो पिछले 1-2 साल से कम हुए हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्जिन्स तो इस क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है, बट क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं है, रूरल ग्रोथ ही नहीं आ रही है रूरल एरिया से, तो इसलिए कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 3% आया है, सिर्फ 3% का वॉल्यूम ग्रोथ। और अगर आप ये ट्रेंड देखोगे पिछले 1 साल में, सो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनका वॉल्यूम ग्रोथ 6% था, देन 5%, 4%, और अब ये कम होकर 3% हो गया है। एंड अभी भी जैसे कि हमने डिस्कस किया, आउटलुक भी कंपनी का पॉजिटिव नहीं है। तो कंपनी का ये मानना है कि नियर फ्यूचर में तो कम से कम ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। एंड उन्हें लग रहा है कि क्योंकि अर्ली रेन हुआ है कई जगह पे मानसून की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से, ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू रह सकता है और उनकी जो ग्रोथ है वो काइंड ऑफ फ्लैटिश टू नेगेटिव रहेगी। यानी कि अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी, हो सकता है यहाँ से और नेगेटिव भी हो जाए या फिर ये फ्लैट ट्रेंड रहे। तो जब इस तरीके की कमेंट्री हम किसी बिजनेस से सुनते हैं, इससे हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है कि आने वाले टाइम में वो स्टॉक तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला। एंड हमें एज एन इन्वेस्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे स्पेस से तो दूर रहें अगर हमारा टारगेट है अपने कैपिटल को ग्रो करना, अगर हमारा टारगेट है वेल्थ क्रिएशन। बिकॉज वेल्थ क्रिएशन कभी भी इस तरीके के बिजनेसेस में नहीं हो सकती जो लगातार सफ़र कर रहा है, जो लगातार 4-5 साल से अपने प्रोडक्ट को वॉल्यूम ऑन अ वॉल्यूम बेसिस पे सेल ही नहीं कर पा रहा है। जिसकी वॉल्यूम ग्रोथ ही अगर 5-6%, 3% की है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि उसकी सेल्स ग्रोथ 20%, 25% की आएगी, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 15-20% का आएगा और स्टॉक वो 25-30% भागेगा। आई मीन ये इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। सो ओवरऑल रिजल्ट देखें तो ऑब्वियसली खराब रिजल्ट तो है ही, एंड आउटलुक भी कंपनी का अच्छा नहीं लग रहा। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था एक्चुअल हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो एफएमसीजी स्पेस के ऊपर या इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में, सो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।